हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 5th के चैप्टर नंबर 13 जो कि ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 है, इसका नाम है बसेरा ऊंचाई पर, जो कि एक ट्रैवलर गौरव जानी की ट्रैवलिंग की स्टोरी है। जब वो नई नई जगहों पर घूमते हैं और उन्हें नई नई जगहों पर घूमने का शौक़ है, तो उसी के बारे में उन्होंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो इसका पार्ट 1 हम लोगों ने, यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, इस पेज तक। इसके आगे का हमें पढ़ना था, और यदि आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इसके हर एक पेज को आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके सारे पार्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ जहाँ पर वो गए वो सभी जगह इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है पार्ट 2 के लिए। तो चांगपा के बारे में यहाँ पर है। वहाँ मैं मिला नामग्याल से, उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग। चांगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। चांगपा कैसे लोग होते हैं? घुमंतू लोग होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा आप इसको ध्यान से, जो कभी एक जगह पर नहीं रहते हैं। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से उन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। यानी जो चांगपा लोग हैं या उनके झुंड से लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि घुमंतू लोग होते हैं। यानी कि एक जगह पे वो नहीं टिकते हैं, एक जगह पर उनके रहने का जगह नहीं होता है। वो जगह जगह घूमते रहते हैं और साथ में अपने भेड़ बकरियों को लेकर कि वही उनकी संपत्ति होती है, और उन्हीं से, उनके जानवरों से ही उन्हें सब कुछ मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए मतलब टेंट यानी घर बनाने के लिए वही उनका घर होगा, उसके लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियाँ ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जितनी भेड़ बकरियाँ उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पश्मीना ऊन के लिए। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। इसीलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी ज़िंदगी, यानी कि इनकी बकरियों से ही इनका व्यापार चलता है। उनके बाल को ये लोग सेल करते हैं, या फिर उनके बालों से ये लोग शॉल बनाते हैं, पश्मीना के ऊन बनाते हैं। तो ये लोग इतने मुश्किल हालात में भी रह के, इतने ठंड में भी रह करके कुछ पैसों के लिए ये लोग रहना वहाँ पर मतलब मंजूर कर लेते हैं और उसी को अपनी ज़िंदगी मान लेते हैं। अब चलिए देखते हैं। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ा जाता है। ये बहुत मजबूत होते हैं और गर्म भी। मैंने देखा है कि अब इसके पहले हम ये पढ़ लेते हैं शिक्षक संकेत। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं। क्या इस प्रकार चर्चा हो सकती है? ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन क्या है, इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बच्चों से ऑक्सीजन की समझ की अपेक्षा नहीं की जा सकती है या नहीं की जा रही है। बच्चों को बस कुछ अंदाज़ा हो कि
ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चे फिर इन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील हो गए। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोज़ी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों से हम इतना साइंस की चीज़ों का उम्मीद नहीं रखना है कि उन्हें ऑक्सीजन के बारे में पता होगा। हमें बस एक आइडिया उन्हें देना है कि ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में मुश्किल होती है और इतनी ऊंचाई पर ये चांगपा लोग रहते हैं। तो बताओ वो लोग अपना लाइफ सर्वाइव करने के लिए कितने मुश्किलों में रहते हैं। तो इससे बच्चे संवेदनशील होंगे इनके प्रति। फिर क्या था, मैंने देखा कि पट्टियाँ 9 डंडियों के सहारे ज़मीन में बंधी थीं। टेंट लगाने से पहले ज़मीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची ज़मीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता। रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिज़ाइन हर साल 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि इनका जो टेंट था वो बहुत ही शानदार था। जैसे हमारे नॉर्मल लाइफ में एक कमरा होता है जितना बड़ा, उतना बड़ा इनका टेंट था। जबकि जो गौरव जानी है वो अगर अपना टेंट बनाते हैं तो वो उसमें खड़े भी नहीं हो पाते हैं, सिर्फ सो पाते हैं। लेकिन इनका जो टेंट था वो इतना बड़ा था कि उसमें ये आराम से सो सकते, खड़े भी हो सकते हैं। और वहाँ पर एक छेद भी था जिससे चूल्हे से बाहर खाना भी निकलता था। और इनके जो टेंट का डिज़ाइन था बहुत ही पुराना था, दिया है इसमें लगभग 1000 साल पुराना था। और टेंट में ये आराम से ठंड से बचे रहते हैं। अब ये देखो आप, ये तस्वीर है रेबो की, यहाँ पर गौरव जानी के द्वारा ली गई है। ये चांगपा लोग हैं और ये इनका रेबो है। तो आप देख सकते हो कैसा बनाया है इन लोगों ने। फिर ऊपर एक पॉइंट था ये जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। दुनिया में मशहूर पश्मीना माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक ख़ास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। यहाँ की सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम होता है, लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसीलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं, यानी कि इसको बुनने के लिए खास बुनकर होते हैं। तो देखिए इसकी बुनाई मशीनों से नहीं होती है, हाथों से होती है। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा आप। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिज़ाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। तो बताओ, इतनी मेहनत करनी पड़ती है पश्मीना ऊन से शॉल बनाने के लिए या कोई भी कपड़ा बनाने के लिए। इसलिए ये जो पश्मीना से बने हुए कपड़े होते हैं या शॉल होते हैं वो बहुत ही महंगे मिलते हैं, क्योंकि मेहनत भी तो इसमें ज़्यादा लगती है। और इसके 3-4 बाल मिला कर के हमारे एक बाल के 6 बाल मिला कर के हमारे एक बाल के बराबर होंगे। तो बताइए ये कितना और गर्मी भी ये बहुत ज़्यादा देता है, बहुत सॉफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं आगे क्या दिया है। ठंड भी कैसी, सर्दियों में यहाँ तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है
और हवा भी बहुत तेज़ चलती है। अब इसके पहले एक शिक्षक संकेत दिया है कि बच्चों से इस बारे में चर्चा करना अच्छा होगा कि अलग अलग जगहों पर कैसे अलग अलग तरह के घर होते हैं। एक ही जगह पर भी तरह तरह के घर होते हैं। इसके कारणों, मौसम, ज़रूरत, पैसा और वहाँ मिलने वाले सामान जैसे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी आदि पर भी बातचीत की जाए। यानी कि बच्चों से इस बात पर चर्चा करती हैं कि अलग अलग जगहों पर वहाँ के मौसम के हिसाब से अलग अलग घर होते हैं। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि एक ही जगह पर जहाँ की जलवायु समान हो वहाँ पर भी तरह तरह के घर होते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बच्चों से हम चर्चा कर सकते हैं, घर से जुड़ी हुई चीज़ों पर। अब देखिए, 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति। सोचो, अगर तुम अपने गांव से बस में बैठे और वह इसी गति से चले तो तुम 1 घंटे में कहाँ पहुंच जाओगे। यानी 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति से ये चलते हैं। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। यानी रेबो के पास जो भेड़ बकरियों को रहने के लिए जो जगह है उसे क्या कहते हैं, ये लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज़ सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकाल कर गिन कर चराने ले जाते हैं। यानी कि ये लेखा से बाहर जब ले जाते हैं अपने जानवरों को चराने के लिए तो उसे गिन लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या होती है, कहीं इधर उधर कोई ना चला जाए। और उधर से भी आते हैं तो गिन के लाते हैं। और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज़ का काम है। चांगपा लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जैसे तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए गए जानवर इत्यादि। ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं। क्या भेड़ बकरियों को अपने शरीर के बाल की ज़रूरत नहीं होती? चर्चा करो। तो यहाँ पर जानवरों के बारे में बच्चों से चर्चा करने के लिए कहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी से कोई जानवर जुड़े हो तो उनके बारे में बताओ। और क्या ये जो शॉल बनाने के लिए या ऊन बनाने के लिए भेड़ बकरियों के बाल निकाल दिए जाते हैं, क्या उनके बाल इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं? जैसे हमारे शरीर के बाल हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, क्या उनके शरीर के लिए ये बाल ज़रूरी नहीं होते हैं? इस पर चर्चा करवानी है। अब पता करो, तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम हो जाता है। टीवी या अखबार में देखकर बताओ और कौन से शहर में जिनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। वे शहर भारत के हो सकते हैं या किसी और देश के भी। किन महीनों में तुम्हें ऐसे तापमान की खबरें देखने को मिलेंगी? तो यहाँ पर बच्चों को टीवी या मतलब कि न्यूज़ से आजकल के करंट अफेयर से जोड़ा जा रहा है। फिर यहाँ पर दिया है श्रीनगर की ओर। अब ये गौरव जानी कहाँ जाते हैं, श्रीनगर की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि श्रीनगर में क्या होता है इनके साथ। मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए, न चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहाँ के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों ने मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी में। तरह तरह के घरों में लोग रहते हैं। तो ये लेह से फिर श्रीनगर की ओर बढ़े। फिर वहाँ के घर जो थे वो थोड़े अलग थे लेह से, और जो भी घर थे वो सभी अलग अलग तरह के थे। कोई पहाड़ों पर थे तो कोई मैदानों में, तो कोई इस पानी के यानी तालाबों में या पानी में थे, झीलों में थे।
तो चलिए देखते हैं शिक्षक संकेत यहाँ पे क्या दिया है। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। बस इतना जानकर बच्चे खबरों में ढूंढ कर पहचानेंगे कि सर्दी गर्मी से इनका कैसे संबंध है। इसी तरह से कुछ नए शहरों के नाम देखने की उत्सुकता बनेगी, जहाँ का तापमान 0 से कम तक चला जाता है। तो यहाँ पर जब बच्चों को बता दिया जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस या फिर यहाँ पर सेल्सियस लिखा है, यानी कि सेल्सियस में तापमान को लिखते हैं, तो इससे वे जहाँ पर भी देखेंगे अखबारों में ढूंढेंगे तो कहाँ का कितना सेल्सियस तापमान है, ठंडी में कैसा होता है, गर्मी में कैसा होता है, तापमान अधिक कम के बारे में इनको समझ बन पाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है आगे इनका सफ़र। अपने सफ़र की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी ना था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का, और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। यानी कि लेह के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, दुनिया की चोटी पर रहते थे, यानी ऊपर रहते थे, ऊंचाई पर। और श्रीनगर के लोग जो थे वो पानी में ज़्यादा, जैसे यहाँ पर देखिए, यात्री डल झील में शिकारे में घूमने का मज़ा उठाते हुए। तो यहाँ पर ये डल झील है, इसमें शिकारे है, इसको क्या बोलते हैं, शिकारे। ये शिकारे है, इसमें लोग बैठ कर के घूमते हैं। फिर इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहाँ के मौसम के अनुकूल थे। अब देखते हैं वापसी के समय। फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि ये मजबूत और टिकाऊ हैं, पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफ़र करने मैं और लोनर मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोनर वापस नहीं आना चाह रही थी। मेरा मन भी भारी हो रहा था, पर अंदर से दिल में एक खुशी थी, इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और अपने कैमरे में कैद कर लाया था। और यह अंत थोड़े ही है, मैं और मेरी मोटरसाइकिल। फिर जब इस शहर से ऊब जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफ़र पर। तो अब वापसी के समय इनका जो मन था वो भारी हो रहा था और इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि अभी भी ज़िंदगी तो है ही, तो हम फिर से जब बोर हो जाएंगे इस भीड़ भाड़ वाली जगह से तो हम फिर से निकल पड़ेंगे। अब ये देखिए क्या है यहाँ पर क्या दिया है। क्या पहचान सकते हो यह चित्र किसका है? कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इस दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। यानी कश्मीरी लोग जो होते हैं वो रोटी घर में नहीं बनाते हैं, वो दुकान या बेकरी से रोटियां खरीदते हैं। अब देखते हैं श्रीनगर के घर एक नज़र में। तो देखिए ये जो पॉइंट है सारे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या दिया है, श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। तो ये है हाउस बोट। टूरिस्ट जो आते हैं वो हाउस बोट में रहते हैं, और ये हाउस बोट जो होता है 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। फिर क्या दिया है, हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है और इसमें एक ख़ास डिज़ाइन
जिसे ख़त्म बंद या जिगसॉ पजल, जो जिगसॉ पजल जैसा दिखता है। तो इस डिज़ाइन का नाम क्या है? ख़त्म बंद। ख़त्म बंद जो कैसा दिखता है? जिगसॉ पजल जैसा। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। तो ये वाले जो पॉइंट है वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। फिर क्या है? बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। फिर है पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। फिर क्या दिया है? यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। किस किस चीज़ को? पत्थर, ईंट और लकड़ी को। घरों के दरवाज़ों, खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब बने होते हैं। क्या बने होते हैं? मेहराब बने होते हैं। तो ये वाले जो पॉइंट हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स जो है वो चर्चा की गई है। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये वाला जो है ख़त्म बंद, ये जो डिज़ाइन है इसको तो और अच्छे से आप देख लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्या तुम्हारे इलाके में भी अलग अलग तरह के घर हैं? अगर हाँ तो इसके कारण सोचो। तो बच्चों से अभी तक जितना हमने पढ़ाया है उस पर आधारित जो कुछ भी क्वेश्चंस है वो उनके लाइफ के एक्सपीरियंस या आसपास की चीज़ों से जोड़ करके पूछे जा सकते हैं। तुम्हारे घर में क्या कोई ख़ास बात है? जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो ढलवा छत या बड़ा बरामदा जहाँ गर्मियों में सोते हो और धूप में कुछ सुखाते हो। तो वैसे ही कुछ अनुभव के आधार पर बच्चे क्वेश्चंस के आंसर देंगे और कुछ उनके घर से रिलेट करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद ये पॉइंट जो है कि हम क्या समझे। तुमने जम्मू कश्मीर के तरह तरह के बसेरों के बारे में पढ़ा, कुछ ऊंचे पहाड़ पर, कुछ पानी में, कुछ जिनमें लकड़ी और पत्थर पर सुंदर डिज़ाइन है, कुछ जिन्हें बांधकर किसी और जगह भी ले जाया जा सकता है। बताओ यह बसेरे वहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कैसे बने हैं? यह घर तुम्हारे घर से कैसे अलग है? तो ये प्रश्न है अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा उसके आधार पर। इससे पता चलेगा कि बच्चों ने कितना ध्यान से इस चैप्टर को समझा है, पढ़ा है। तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आप पार्ट 1 को भी देख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये चैप्टर जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।